धड़ाधड़ एक के बाद एक कोई विदेश मंत्री आ रहा है, कोई और मिनिस्टर आ रहा है, सब अलग अलग देशों के लोग भारत आ रहे हैं और अलग अलग अपनी अपनी बात भारत को बता रहे हैं कि तुम ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, आप ये कर लीजिए, वैसे कर लीजिए। इसी श्रृंखला में आज रूस के विदेश मंत्री भी आए और उन्होंने ये बोला कि भारत जो खरीदना चाहता है हम वो बेचने के लिए तैयार हैं और भारत की जो नीति रही है हम उसकी सराहना करते हैं। यूएस इस नीति से प्रसन्न नहीं है क्योंकि यूएस को यह चाहिए कि आप बिल्कुल उनकी दिशा में हो जाए। ऐसे में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है इन मीटिंग्स के बीच में और वो है मध्यस्थता की बात। अब आप कहेंगे ये कैसे होगा कि क्या रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध छिड़ रहा है उसमें भारत मीडिएशन कर सकता है? अब ये बात कहां से आई, आइए आपको शुरू से बताते हैं कि ये बात कहां से उत्पन्न हुई है और किस दिशा में जा रही है। तो एनडीटीवी पर ही एक इंटरव्यू में यूक्रेन के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने क्या कहा आपको वो सुनाते हैं। उन्होंने कहा जंग को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी मध्यस्थता पर विचार करते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। यानी कि सबसे पहली बात किसने कही? यूक्रेन के विदेश मंत्री ने। अच्छा, इसके ऊपर रूस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जो कि आज मीटिंग की, उन्होंने प्रधानमंत्री से भी मिले, वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर से भी मिले, उन्होंने क्या बोला? रूस और यूक्रेन के बीच क्या मध्यस्थता भारत कर सकता है? इस पर विदेश मंत्री का एक बड़ा बयान आया है, रूस के विदेश मंत्री। वो कहते हैं भारत एक अहम और जिम्मेदार देश है, अगर भारत समाधान निकालने की दिशा में कोई भूमिका निभा सकता है तो ऐसी प्रक्रिया में मदद कर सकता है भारत हमारा साझेदार है। हम यूक्रेन पर सिक्योरिटी गारंटी चाहते हैं लेकिन पश्चिमी देशों ने अपनी जिम्मेदारी निभाने से इनकार कर दिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहल भारत ने नहीं की है। ऑफर नंबर 1 यूक्रेन के विदेश मंत्री का इंटरव्यू एनडीटीवी को कि हम स्वागत करेंगे अगर भारत मीडिएशन करे। उस पर जवाब रूस के फॉरेन मिनिस्टर का भारत में नई दिल्ली में आकर के कि हम स्वागत करेंगे। अब भारत ने क्या कहा है आपको वो बता दें। प्रधानमंत्री मोदी से मिले रूस के विदेश मंत्री और इस पर यूक्रेन के हालात के बारे में प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने हिंसा को जल्द से जल्द खत्म करने की बात दोहराई। जितने यूएस और बाकी जो देश हैं, बार बार उनका यह कहना कि आप शेकी हैं, आप थोड़ा समर्थन कर रहे हैं रूस का और आप युद्ध का समर्थन कर रहे हैं। ये लीजिए साहब, स्पष्ट स्टेटमेंट भारत की तरफ से कि हिंसा को जल्द से जल्द खत्म करने की बात प्रधानमंत्री ने दोहराई। भारत इस बात को दोहरा रहा है तो कहां समर्थन किया है युद्ध का? कभी नहीं किया, ना पहले किया ना अभी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत शांति में योगदान देने के लिए तैयार है। तो यहां से आती है मध्यस्थता की बात। प्रपोजल दिया एनडीटीवी के कैमरे पे यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने, उस पर हामी भरी रूस के फॉरेन मिनिस्टर ने भारत की धरती पे और उस पर स्वीकृति आई भारतीय प्रधानमंत्री की अपने स्टेटमेंट में। तो इसीलिए जो सवाल हम पूछ रहे हैं कि क्या रूस और यूक्रेन के बीच भारत मध्यस्थता कर सकता है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यह जबरदस्त मजबूती की पोजीशन में भारत को लेके जाता है। आप सोचिए, मध्यस्थता करके अगर जंग ठहर जाए, रुक जाए। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमान का, पिनाक रंजन चक्रवर्ती, पूर्व सचिव हैं विदेश मंत्रालय के, कमर आगा अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। पिनाक जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, आपको क्या लगता है? देखिए, प्रस्ताव आया है यूक्रेन की तरफ से, हामी भरी है रूस ने, और भारत की तरफ से अभी आधिकारिक बयान प्रधानमंत्री से मिलने के बाद उनका यह कहना है कि शांति वार्ता में अगर कोई योगदान होगा हम उसको देने के लिए तैयार हैं। देखिए, दोनों साइड से मुझे लगता है द्वार खुले हैं। अब उधर वो चाहते हैं कि इंडिया मीडिएशन करे, पर मुझे एक चीज याद आ रही है, क्योंकि हमारी नीति में, और वो बड़ी लंबी नीति रही है, कि हम किसी दूसरे देश का मध्यस्थता नहीं लेते हैं। अगर हमारा कोई प्रॉब्लम हो किसी के साथ, हम खुद निपटाते हैं। हम बायलैटरल में बिलीव करते हैं। अब मल्टीलैटरल कोई बात हो वो दूसरी बात है, पर दो देश लड़ रहे हैं और उसमें जाके हम मीडिएशन करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे थोड़ा डाउट है इसमें। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव्स दोनों देश के हैं, रशिया के,
क्या भारत के मीडिएशन से वो ऑब्जेक्टिव्स खत्म हो जाएंगे? स्ट्रेटेजिक एनालिसिस अगर आप करें तो मुझे तो नहीं लगता कि रशिया के ऑब्जेक्टिव्स जो यूक्रेन में है, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स बोलिए, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स बोलिए, वो जब तक वो नहीं कर पाते, या तो वो समझते हैं कि ये नहीं हो पाएगा तो अब मीडिएशन करके मामला खत्म कर दे, हम पीछे हट जाए या जो भी है। पर इतनी बड़ी एक बड़े युद्ध के बाद जहां देख रहे हैं हम कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और अभी भी चल रहा है, आपने अभी दिखाया, हाँ अभी दिखाया आपने, तो ये जो चल रहा है, तो इसमें भारत ने जाकर क्या कर सकता है भारत? वी हैव टू एनालाइज दिस वेरी क्लिनिकली। ऐसे नहीं कि हम कूद गए, दुनिया कह रही है कि आ जाओ, हम जाके कूद गए उसमें, क्योंकि इसमें इसमें बड़ा खतरा होता है कि आप सक्सेस रेट बहुत कम होता है और फेलियर रेट ज्यादा होता है, क्योंकि दो देश जो हैं, जो लड़ रहे हैं, वो हमारी बात क्यों माने? सही बात है, उनके भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं, वो एक माहौल बना रहे हैं कि ठीक, क्योंकि वो तो खुद आपस में बातचीत कर रहे हैं। और पिनाक जी, इसी से जुड़ा हुआ कू ऐप पर भी हमारा एक सवाल है, जरा वो कू क्वेश्चन ले लें स्क्रीन पर, क्योंकि पिनाक जी ने जो बात बोली वो हमारे दर्शक भी बोल रहे हैं। अजीत कुमार का लिखना है, जैसे कश्मीर के मुद्दे पर भारत किसी की नहीं सुनता, वैसे ही यूक्रेन और रूस भारत की बात क्यों मानेंगे? सुभाष शर्मा लिखते हैं कि गुट निरपेक्ष की नीति पर कायम रहना चाहिए, वरना आपके यहां भी बहुत से देश मध्यस्थता करने के लिए तैयार हो जाएंगे। कमर आगा जी, प्रस्ताव भले ही लोग दे रहे हों, लेकिन ऐसे वक्त में भारत को यह भी देखना होगा कि कोई ऐसा कदम ना उठा ले कि उसके बाद फिर लेने के देने पड़ जाए। आप अपनी मेन जो फॉरेन पॉलिसी की जो नीति रही है उससे आप हट जाएं, क्योंकि तुरंत चार लोग खड़े हो जाएंगे चार और बात करने के लिए, मसलन कश्मीर। नहीं, पिनाक चक्रवर्ती जी ने बहुत सही बात कही। अब मध्यस्थता तो नहीं, लेकिन फैसिलिटेशन का काम कर सकता है, फैसिलिटेट कर सकता है दोनों से बातचीत करके, एक किसी जो इनके डिफरेंसेस हैं उनको कम करने की कोशिश कर सकता है, क्वाइटली, बगैर किसी प्रचार के। और इस तरह का काम भारत ने पहले भी किया है कई देशों के साथ, ये कोई पहली दफे नहीं होगा। बहुत ही क्वाइटली दोनों के जो डिफरेंसेस हैं उनको कम मतलब करना, ढिंडोरा ना पीटें, बगैर ढिंडोरे के। और दूसरी बात ये कि जिससे कि वायलेंस में कुछ कमी हो, ताकि वायलेंस बढ़ने ना पाए। बातचीत का दौर तो दोनों का चल ही रहा है, टर्की में भी हो रही है, फिर उसके अलावा वहां पे भी हो रही है, क्या कहते हैं, पड़ोस के देश में भी वहां पे बातचीत के कई दौर हो चुके, बातचीत दोनों के बीच में चल रही है। लेकिन टर्की का इतना इन्फ्लुएंस नहीं है, ना तो रशिया के ऊपर इतना इन्फ्लुएंस है, न तो क्या कहते हैं यूक्रेन के ऊपर। भारत तो एक ऐसा देश है जिसमें दोनों की सहमति भी है, दोनों चाहते हैं कि कोई काम को। मैं भी नाग चक्रवर्ती जी से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन फैसिलिटेट, बातचीत को आगे बढ़ाना, जो गैप है पूरा उसको कम करने की क्वाइट डिप्लोमेसी शायद भारत को मंजूर हो। और देखिए, भारत की नीति में भी परिवर्तन आ रहा है। भारत एक बड़ा देश बन के इमर्ज हो गया है, इसकी इकोनॉमी भी बढ़ती चली जा रही है, 5 ट्रिलियन की हो जाएगी कुछ समय के बाद। फिर एक विश्व गुरु बनने के भी सपने हैं, और इतने सारे फॉरेन मिनिस्टर्स भारत के अंदर आए हैं, तो ये संभव नहीं है कि बिल्कुल भारत खामोश बैठा रहे और कुछ न करे। तो आपको लगता है वो दौर खत्म हो गया? पिनाक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको लगता है वो दौर खत्म हो गया है कि जब भारत खामोशी से बैठा रहे और बस इतना बोल दे कि भाई वो दो अपना सलट लें, अपना मामला देख लें, हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि हमसे जुड़ा हुआ मामला नहीं है? अब आपको लगता है कि अब नई जो ग्लोबल ऑर्डर है वो ये है कि आप पोजीशन लीजिए, भले ही आप ये बोलें कि आप गुट निरपेक्ष रहेंगे या आप सब तरफ के दरवाजे खुले रखेंगे, लेकिन वो पोजीशन खुलेआम लेना अब जरूरी है। देखिए, ग्लोबल ऑर्डर पे मैं समझता हूं कि ये एक ट्रांजिशन फेज है, जहां पे बाइपोलर वर्ल्ड से हम यूनिपोलर बने, फिर मल्टीपोलर की तरफ हम आगे बढ़ रहे थे। अब एक और अब दोबारा अगर बाइपोलर की तरफ बढ़ रहे हैं, जो अमेरिका कोशिश कर रहा है कि सब डेमोक्रेसी एक साथ हो जाए और अथॉरिटेरियन जितने भी मुल्क हैं वो अलग हो जाएं। तो ये दो गुट बनाने के चक्कर में हम फिर क्या करेंगे? क्या हम डेमोक्रेसी हैं सबसे, दुनिया के सबसे बड़े, क्या हम डेमोक्रेसीज के साथ चले जाएंगे? क्या हम रशिया को छोड़ के बोले कि नहीं हम आपसे कोई रिश्ता नहीं रखें? ऐसा नहीं हो सकता।
इंडिया की नीति जो रही है, जो मैं पहले बात कर चुका हूं, कि सबके साथ हम चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रखते हैं, संबंध रखते हैं, क्योंकि हम ये युद्ध यूरोप में हो रहा है, ये एशिया में नहीं हो रहा है। ये युद्ध में हमारा कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं है कि हमने उसको कराया। जिन्होंने इसको करवाया है या जिस वजह से ये युद्ध हुआ है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसको सॉल्व करें। हम फैसिलिटेट करेंगे। कमर आगा जी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि फैसिलिटेट कर सकते हैं। मेरे विचार में, जहां तक मैं जानता हूं और इतिहास की तरफ अगर आप देखें, तो एक कदम सबसे पहले उठाना पड़ेगा। क्या वो इंडिया उसमें कुछ योगदान कर सकता है? वो है सीज फायर। अगर आप इंडिया की जो युद्ध हुए देखें, जब बातचीत तभी शुरू होती है कि जब सीज फायर हो जाता, कि हम गोली नहीं चलाएंगे, हम अटैक नहीं करेंगे। जब तक वो रजामंदी नहीं होती है तो बातचीत चलने में कोई खास, मुझे लगता नहीं कि कुछ फायदा नहीं है। इसीलिए मीडिएशन में इंडिया को पहले बोलना चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि आप पहले सीज फायर कीजिए, हाँ, वार्ता का माहौल बनाइए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एक तो ये बात हो गई। कमर साहब, आपके मन में क्या आता है कि वो जो आप कह रहे हैं ना, शांति से, धीरे से, बिना ढिंडोरा पीटे, बिना हल्ला किए, एक तो आप ये बोलें कि सीज फायर कीजिए, और क्या कर सकता है भारत? नहीं, सीज फायर के लिए दोनों एग्री तो कर गए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं हुआ। वो तो बताइए, ये चॉपर प्रॉब्लम आ लेकर रही के है, वो रशिया में समस्या। उन्होंने ऑयल डिपो उड़ा दिया। जी, वो समस्या उनके साथ बनी हुई है। उसमें रशिया का मानना, मुझको ऐसा लगता है कि अगर इंडिया जैसा इम्पोर्टेंट देश या जिसकी काफी छवि है, वो अगर इंटरवीन करता है, बात करता है, तो शायद यूक्रेन भी किसी हद तक आ जाए। पिनाक एम्बेसडर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि सीज फायर के बगैर तो आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता। तो पहली चीज तो ये है कि सीज फायर हो। क्या बात हुई है रशियन फॉरेन मिनिस्टर से, उसकी डिटेल हमको नहीं मालूम। मैं समझता हूं कि वो पूरे प्रपोजल्स लेके आए होंगे, और जब इतना तो उन्हीं ने कहा, भारत से अपील भी की है, तो इसके मतलब ये है कि आगे भी बहुत सी चीजें होंगी जिसके बारे में हम लोग को नहीं पता चला कुछ समय के बाद। और ये जो सबसे बड़ी बात कही जाती है, बहुत सारे मुल्क यहाँ आकर के भारत की जमीन पे जो लेक्चर दे के जा रहे हैं कि आप तय कीजिए आप किस तरफ खड़ा होना चाहते हैं, आप किस बात का समर्थन कर रहे हैं, आप युद्ध का समर्थन कर रहे हैं। आज की भी स्टेटमेंट पहले दिन से इतनी स्पष्ट है भारत की तरफ से, जो स्टेटमेंट वो आज फिर दोहराई गई है, जिसमें हिंसा को जल्द से जल्द खत्म करने की बात दोहराई गई है। तो ऐसी बात करना कि भारत युद्ध का समर्थन कर रहा है, ये निहायत बेवकूफी भरा बयान है, जो कि पश्चिम के कुछ देश जबरदस्ती थोपना चाहते हैं कि हमारे साथ चलो, नहीं तो हम इस तरीके का आरोप लगाएंगे। ये बड़ी हास्यास्पद सी स्थिति है। पिनाक जी और कमर आगा साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।